बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज सेट 4.5 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड अ बेसिस फॉर द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजीनियस लीनियर सिस्टम एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ दैट स्पेस। ओके जी, अब हमने इस क्वेश्चन को किस वे में सॉल्व करना है ये प्रैक्टिस मैं आपको पहले नोट पे करवा देती हूँ। स्टेटमेंट है क्वेश्चन 1 की हमारे पास ये, और हम बेसिस भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और हम इसकी डायमेंशन भी फाइंड करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं इसकी। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स में चेंज करेंगे पहले। अब इसे सॉल्व करेंगे और x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, सिंपल स्टेप्स हैं। और देखिए ज़रा रो ऑपरेशंस कौन कौन सी अप्लाई हो रही हैं हमारे पास। सिंपल, अगर हम इस वाली रो को इसमें ऐड कर देते हैं तो देखिए हमारे पास ये नंबर भी ज़ीरो हो जाएगा और ये नंबर भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये स्टेप सबसे पहले कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो रूल अप्लाई हो रहा है R2 के लिए, यानी यहाँ पर वो ये रूल अप्लाई हो रहा है कि हम R2 को में प्लस करवा दें। यहाँ पर -1 है, सो माइनस करवा दें 2R3। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर भी हमारे पास इजीली ज़ीरो हो जाएगा। ये आ गया 0 1 और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 एज इट रहेगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ से ये स्टेप्स आ गए हमारे पास। रोज़ को चाहे तो इंटरचेंज कर लें, चाहे तो ना करें, क्योंकि हमें सिर्फ x1 और x2 x3 की वैल्यूज़ चाहिए। तो इसके लिए ये देखें, मेरे पास एक लास्ट स्टेप करना ज़रूरी है और वो ये है कि हम R1 में प्लस कर दें R2। R2 में भी R1 को प्लस किया जा सकता है। अब इक्वेशंस बना लें। यहाँ पर ये देखें, ये टोटल ज़ीरो है, यहाँ से कोई इक्वेशन नहीं आएगी। यहाँ पे -1 लिखा हुआ है तो दरमियान वाले कंडीशन से आएगा x2 इक्वल टू 0, और लास्ट वाली रो से कंडीशन बन रही है x1 प्लस x3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो देखें x2 0 आ गया और x1 इज़ इक्वल टू x3 की आ रही है वैल्यू हमारे पास। हम सपोज कर लेते हैं x3 इज़ इक्वल टू t, तो देखें x1 इज़ इक्वल टू t, ये भी आ जाएगा। x2 आ गया हमारे पास 0, x3 आ जाएगा t।
ठीक हो गया। हमने क्योंकि स्पैनिंग वेक्टर भी बताना है और डायमेंशन भी बतानी है, तो आर्बिट्रेरी टी को पुट कर लें यहाँ पे 1 के इक्वल, ताकि हम एज आ बेसिस वैल्यू बता सकें। x1 1 हो गया, x2 0 हो जाएगा, x3 की वैल्यू भी यहाँ पर 1 आ गई। ठीक हो गया। अब ये वेक्टर हमारे पास बना 1 0 1, और ये कितने वेक्टर्स आए हमारे पास स्पैनिंग में? 1। सो डायमेंशन इज 1, डायमेंशन इज इक्वल टू 1, और ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। आपने बस x1 x2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और अगर पैरामीट्रिक इक्वेशंस बने यानी TSUV में आपके पास कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशंस बने, तो आपने सिंपल क्या करना है, उनकी जो थर्ड पैरामीटर वेरिएबल आपके पास आएगा, आपने उसकी सपोजिंग वैल्यू बना लेनी है 1, और कैलकुलेटेड वैल्यू में आपने पुट करना है। फाइनली आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे वही आपके स्पेनिंग वेक्टर्स बनेंगे। इसी तरह ये देखें, आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनके लिए भी पहले आपने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है, और फिर आपने x1 x2 x3 x4 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और आपके पास इसमें, मेरे पास जैसे एक पैरामीटर आया t, आपके पास अगर ये स्पैन हो रहे होंगे तो आपके पास ज़्यादा वेरिएबल्स आएंगे, यानी t और s आपने ये नाम रख लेने हैं उनके। ठीक है। एक मैं आपको करके भी क्वेश्चन दिखा देती हूँ, 2 सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इन्हें मैट्रिक्स में चेंज कर लें, और अब इन्हें सॉल्व करें। सिंपल देखें, अगर मैं R2 में से माइनस करवा दूं R1 या ऐड कर दूं, तो काफ़ी सारे नंबर जो हैं वो मेरे पास 0 हो जाएंगे। 3 1 1 1, और ये माइनस होगा तो यहाँ 2 सॉरी प्लस कर रहे हैं हम, तो प्लस करने से ये आ जाएगा 8, ये 0, ये 2, और ये भी 0। अब देखें, सिंपल 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लें फ्रॉम R2, अब नेक्स्ट देखें बच्चों, सिंपल हम इसे माइनस करवाएं अगर R1 में से, तो हमारे पास यहाँ -1 आ जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो जल्दी कैलकुलेशन के लिए हम इसको यहाँ से इस स्टेप के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। आप कुछ और भी स्टेप्स अप्लाई करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा 3 - 4 -1 1 0 1, 4 0 1 0। अब इन्हें फर्दर सॉल्व करने की बजाय ज़्यादा बेहतर यह है कि हम इन्हें वापस इक्वेशन में चेंज कर लें। -x1 + x2 + x4 = 0, और सेकंड इक्वेशन बनी 4x1 + x3 = 0।
अब ये देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और वेरिएबल्स चार हैं हमारे पास। हम यहाँ पर सपोजिंग वैल्यूज़ अरेंज करते हैं x2 और x4 इनके लिए, और रिज़ल्ट बना लेते हैं अपना x3 के लिए। x1 इज़ इक्वल टू x2 प्लस x4। यहाँ से ये इक्वेशन बनी हमारे पास। और अब लेट कर लेते हैं x2 इज़ इक्वल टू t एंड x4 इज़ इक्वल टू s। तो ये मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब सेकेंडली हमारे पास कंडीशन है 4x1 इज़ इक्वल टू x3। अब x1 की जो ऊपर वाली वैल्यू आई वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास x3 का भी रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आता है। x4 और ये आ गया मेरे पास x की जगह पर s प्लस टी, x2 की जगह पर s, x3 की जगह पर 4t प्लस 4s, x4 की जगह पर s। ठीक हो गया। अब आपने s और t वाले फंक्शंस जो हैं वो सेपरेट कर लेने हैं। s, s, 4s, s, और इसमें ऐड होंगे अब यहाँ पर दूसरे नंबर्स। देखें t, पहले s में क्या ऐड हो रहा है t, दूसरे s में क्या ऐड हो रहा है 0, तीसरे s में क्या ऐड हो रहा है 4t, और फिर 0। और यहाँ से s कॉमन लिया, और यहाँ से t कॉमन ले लें, और कितने सेट्स आए हमारे पास 1 एंड 2, और ये दोनों अब इसकी स्पेनिंग में आ रहे हैं। स्पेनिंग सेट साथ में लिख लिए, स्पेनिंग सेट और ये कितने हैं टोटल 2, सो डायमेंशन 2। ठीक हो गया। इस तरह से आपने इन एक्सरसाइज के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपने प्रैक्टिस करना है, आंसर आपके सामने है और आपने चेक करना है अपना आंसर इस आंसर से। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम इसी तरह का सलूशन है, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह का सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज़ ज़रा डिफरेंट आ रही है, वो ज़रा मैं आपको नोट पे समझा दूँ, बल्कि क्वेश्चन मैं आपको 5 वाला जो है वो करवा लेती हूँ। इसे मैट्रिक्स नोटेशन में चेंज कर लेंगे। और अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इस 1 को यूज़ करके इस 2 को 0 बनाते हैं पहले। R1 माइनस 2 R2,
यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, बाकी ऐसे कहीं कोई डिफरेंस नहीं आया, बाकी वाले ऐसे ही। अब जिनमें डिफरेंस आ रहा है उनको चेक करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 और -0, यहाँ पर अगेन 1 आ गया, और फिर ये 3 -10 इज इक्वल टू -7। अब यहाँ से ये देखें, इन दोनों को माइनस करवा देंगे ताकि हमारे पास हमारा बाकी सॉल्यूशन भी सेट हो जाए। तो अब ये आ गया मेरे पास R1 माइनस R3 -8। और -8 को कॉमन ले लेते हैं ताकि यहाँ भी 1 आ जाए। टेकिंग -8 कॉमन फ्रॉम R1, अब इस 1 को यूज़ करके 5 को और इस 1 को भी 0 बनाते हैं। ये आ गया मेरे पास R2 माइनस 5 R1, R3 माइनस R1। तो मेरे पास एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर 0 0 1 1 0 0 0 1 0। और अब x1 x2 के एलिमेंट्स को सेट करें ज़रा, तो ये आएगा x3 x1 x2, और तीनों एलिमेंट्स ही 0 आ रहे हैं। और अगर तमाम एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ ऐसे 0 आ जाएंगे, तो हमारे पास कंप्लीट वेक्टर जो है वो 0 है, और 0 तो किसी को स्पैन कर ही नहीं सकता। सो 0 स्पैनिंग यानी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। 0 अगर वेक्टर आ जाए तो वो स्पैनिंग नहीं होता, और डायमेंशन भी इसकी 0 हो जाएगी। डायमेंशन 0, नील स्पैनिंग। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसे भी आपने उसी तरह सॉल्व करना है। डिफरेंस सिर्फ इतना, ऊपर x1 x2 x3 था और यहाँ पर x y z नोटेशन है। अब आपने यहाँ पे x y z की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और बेसिस फाइंड आउट करना है। फाइंड बेसिस फॉर द फॉलोइंग सब स्पेसिस ऑफ आर क्यूब। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इनके लिए बेसिस आपने कैसी बनानी है ये देखें। अब ये पहली क्वेश्चन जो ए में हमें गिवन है, ये एक प्लेन है, तो आपने इनमें से किसी भी एक प्लेन को सबसे पहले 0 क्या लेना है। पहले तो प्लेन लिखेंगे ना, प्लेन चले ये लिखी हुई है। आपने सबसे पहले कंसीडर करना है z इक्वल टू 0। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ z इक्वल टू 0, तो मेरे पास कैलकुलेशन ये रह जाएगी, और 3x इज़ इक्वल टू 2y, x इज़ इक्वल टू 2/3y। यानी कि अगर मैं y अब यहाँ पे 1 पुट करूँ तो मेरे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2/3। अगर मैं y को लेट करती हूँ t, तो मेरे पास आ जाएगा सॉल्यूशन x का 2/3t। क्लियर, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस में चेंज हो गया। और अब क्योंकि हमने तो स्पैनिंग में वेरिएबल्स नहीं लिखने, हमने कांस्टेंट लिखने हैं, सो t की जगह पर अगर 1 पुट करूँ तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ से t रिमूव हो जाएगा 2/3। इन टोटल स्पैनिंग इसकी बन गई एक हमारे पास 2/3, 1 और 0। अब एक और स्पैनिंग बनाएंगे, उसमें हम ऐसा करते हैं y को 0 कह लेते हैं। y को जब 0 कहेंगे तो सॉल्यूशन क्या रह जाएगा मेरे पास, 3x + 5c = 0।
और ये आ गया x इज़ इक्वल टू -5/3z। अब सेम उसी केस में अगर z को t कहें तो x किसके इक्वल हो जाएगा, -5/3t। और अब सिमिलर वे में t की जगह 1 पुट करें तो सोल्यूशन क्या आ रहा है हमारे पास, -5/3 0 एंड 1। और ये हमारी सेकंड स्पैनिंग आ गई। प्लेन की इक्वेशन में आपने इस तरह से दो स्पैनिंग के सेट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेने हैं, z को 0 कह के और y को 0 करके। यही इसका आंसर है और इसकी डायमेंशन हो गई इसके अकॉर्डिंगली 2। अब नेक्स्ट है एक और प्लेन की इक्वेशन है x माइनस वाई। तो इसमें देखें क्या सोल्यूशन आ रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके अभी हम बी वाले ट्राई कर रहे हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ रहा है मेरे पास, यानी x इज़ इक्वल टू वाई है। हर कंडीशन जो मर्ज़ी इसमें यूज़ की जाए x और y इक्वल ही रहेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करेंगे, हम 0 0 और 1 1 को यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये दोनों 0, अगर x 0 है तो y भी 0, अगर x 1 है तो y भी 1 होगा। और उसके बाद हमारे पास नंबर प्लेन में तो z भी कंसिडर होता है। सिंपल अगर x इज़ इक्वल टू वाई है तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, इसलिए हमें z को भी इसमें शामिल करना होगा कि z की भी कुछ वैल्यू प्लेन में आ रही है हमारे पास। तो इसके अगर पॉइंट्स बनेंगे तो वो हम बनाएंगे इस तरह से, x y z, ये मैंने वो बेसिस रखी जो हमारे पास एक्चुअल में आंसर में आ रही है। और उसके बाद ये इज़ इक्वल टू है, क्योंकि x और y दोनों इक्वल हैं सो y की जगह पर भी मैंने x लिख दिया और ये आ गया यहाँ पे हमारा z। ठीक हो गया, यहाँ तक है। अब आगे की कैलकुलेशन यहाँ देखें, x और ये रहा z। तो सबसे पहले हम x और z के फंक्शंस को, पॉइंट्स को सेपरेट करेंगे इस फॉर्म में। ठीक हो गया। अब देखें पहले से कॉमन क्या आ गया, x। सेकंड में कॉमन आ गया z। और ये ही दोनों हमारे पास हमारी बेसिस के वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर आ गया 1 1 0, दूसरा वेक्टर आ गया 0 0 1। ठीक हो गया और इसकी डायमेंशन भी 2 हो गई। आप इस ए पार्ट को भी इसी डेफिनेशन से कर सकते हो। ओके जी, सी पॉइंट में हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस मिली हुई हैं 3। ये फर्दर सॉल्व तो नहीं होंगी, लेकिन इनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे 1 पुट करें तो बाकी वैल्यूज़ भी हमारे पास इजीली आ जाएंगी। -x की जगह 2 आ जाएगा, y -1 आ जाएगा, z 4 आ जाएगा। और ये हमारे पास वो पॉइंट बन गया है, वो लाइन बन गई है जो हमारे इस तरह की लाइंस को स्पैनिंग कर रही हैं। यानी ये वो पॉइंट है जो इस तरह की लाइन को स्पैन करेगी और इसकी डायमेंशन 1 है। ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म वेयर b इज़ इक्वल टू a प्लस c। आपने क्या करना है, a b c लिखना है। और अब यहाँ पे a b की जगह पर आपने लिख लेना है a प्लस c और अब इनको सेपरेट कर लेना। यहाँ से a कॉमन आ गया, यहाँ से c कॉमन चला गया और ये बना हमारे पास हमारे स्पैनिंग के दो सेट, एक सेट ये और दूसरा सेट ये। आप इसे सेट में लिख लें और आपकी ये डायमेंशन भी 2 हो गई। ठीक हो गया, ये हमारे सारे आंसर्स आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेसेस ऑफ R4, ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म a b c 0। चलें जी, ए और बी का सलूशन मैं आपको अभी नोट पे बताती हूँ कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और सी जो पॉइंट है इसका सलूशन आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। और कमेंट में आपका आंसर मुझे मिलना चाहिए।
ताकि मुझे पता चले ऊपर के क्वेश्चन आपने खुद किए हैं, क्योंकि आंसर वही स्टूडेंट दे सकती है जिसने ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। जिसने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ऊपर वाले, मुझे पता चल जाएगा कि आंसर वो जो है वो एक्यूरेट दे रही है। आपने सबसे पहले पॉइंट को लिखना है ABC इसी नोटेशन में, और फिर आपने इनको सेपरेट कर देना है। हर एक वेरिएबल अननोन कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं, अननोन कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली आपने इनको सेपरेट कर देना है। एक सेट में या एक ब्रैकेट में सिर्फ एक ही फॉर्म के कांस्टेंट नंबर्स आने चाहिए। इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, ये आपकी फर्स्ट स्पैनिंग सेट आ गया। इसमें से बी कॉमन तो आपकी सेकंड स्पैनिंग आ जाएगी, और इसमें से सी आ गया। और यही 3 सेट आपके स्पैनिंग है, 1 2 और ये 3। डायमेंशन आ गई 3। ठीक हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा डायमेंशन। ओके जी, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन था। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ABCD where D is equal to A plus B, C is equal to A minus B। इनकी पहले तो ये वैल्यूज़ इनकी जगह पर रिप्लेस करेंगे। अब इन्हें सेपरेट कर लें ए और बी नोटेशन के अकॉर्डिंगली, प्लस 0 B माइनस B। ठीक हो गया। देखिए ए इधर चला गया, बी इधर चला गया, ए इधर और बी उधर, ये इधर। ठीक है, ये वाला माइनस बी इधर चला गया। अब इसमें से कॉमन, और सेट में कितने वेक्टर्स आएंगे? 2 वेक्टर्स आएंगे, एक ये वाला वेक्टर और सेकंड ये वाला वेक्टर। डायमेंशन कितनी हो गई? 2।